नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद प्रत्याशी अजय भट्ट ने अपने चुनावी कार्यालय का हजारों कार्यकर्ताओं के साथ में उद्घाटन कर दिया और उनका कार्यकर्ताओं का स्वागत भी किया। इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की पूरे संसार में जय जयकार हो रही है, उनके मार्गदर्शन पर 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा जा रहा है। इससे यह साफ हो जाता है कि दोबारा प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी ही होंगे। इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस जो है वो सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक नैनीताल सीट से कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवारी जो है घोषित नहीं किया है और इससे ये साफ हो जाता है कि कांग्रेस के पास बीजेपी के सामने खड़ा करने के लिए कोई प्रत्याशी दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं में है और जनता में है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा या फिर कोई जा रहा हो झंडा लगा के, तो लोग चाहे मोटरसाइकिल में भी जा रहे हो तो अपना हाथ हिला हिलाकर अभिवादन करते हैं, वी बनाकर अभिवादन करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि भारत की जनता ने मोदी जी को तिबारा भारी बहुमत से भारत की राजसत्ता देने का मन बना लिया है, ताकि वो प्रधान सेवक की तरह जिस तरह से 10 सालों तक काम किए हैं, आगे को निर्बाध रूप से इसी तरह से काम करें और जो देश को 2047 में विकसित देशों की श्रेणी में आना है। वहीं लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से प्रशासन सक्रिय हो गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर हटाने का काम भी शुरू हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि 3 चरणों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है। पहले 24 घंटे में सरकारी कार्यालयों से प्रचार सामग्री हटाई जाएगी। 48 घंटे में सरकारी दफ्तरों और शहरी क्षेत्र में होर्डिंग बोर्ड और प्रचार सामग्री हटाई जाएगी और साथ ही 72 घंटे तक ग्रामीण शहरी सहित सभी इलाकों से राजनीतिक प्रचार प्रसार, होर्डिंग बोर्ड, पोस्टर, बैनर सभी जो है हटा दिए जाएंगे। जो हमारी एसी लेवल पे टीमें गठित की गई हैं, उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकारी परिसर हैं, इसके अलावा निजी संपत्तियां हैं, उस पर किसी भी प्रकार की जो प्रचार सामग्री लगी है उसे हटाया जाना सुनिश्चित किया जाना है। उसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। हिमाद्री फाउंडेशन और एम्स ने मिलकर के ब्लड बैग को जो है जबराम आश्रम से एम्स परिसर तक ड्रोन के माध्यम से पहुंचाने का सफल ट्रायल किया। इस ट्रायल के सफल होने से पहाड़ों में ड्रोन के माध्यम से अब जल्द से जल्द ब्लड बैग पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया है। वहीं बता दें कि ड्रोन के माध्यम से ब्लड बैग पहुंचाने की सुविधा मिलने से अब मरीजों की जान को बचाया जा सकेगा। डॉक्टर के लिए मरीजों की जान बचाना और भी सुविधाजनक अब हो जाएगा। बता दें कि जयराम आश्रम में द हिमाद्री फाउंडेशन की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसका शुभारंभ फाउंडेशन के सदस्य प्रतीक वर्मा ने किया। सर, मेरा नाम प्रतीक है, मैं सीनियर पायलट हूँ, सीनियर ड्रोन पायलट। ये यहाँ पे क्या ट्रायल का रखा गया था, क्या कार्य? सर, यह जो ट्रायल था आज, ये हमने एम्स ऋषिकेश से जयराम आश्रम जो है, जयराम आश्रम से हमने यहाँ पे ब्लड भेजा है एम्स ऋषिकेश पे। 70 ml के 2 पैकेट थे, आए होप इतना ही होगा। जो हमने फार्मेसी आए थे, फार्मेसी में रखे हैं वहाँ पे, और जो यहाँ से जो ड्रोन है वो ड्रोन के अंदर ब्लड बाकायदा रख के और हमने यहाँ से एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। जैसा आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। आप पीछे देख सकते हैं कि पहाड़ी एरिया भी है। और सर, आज के टाइम में क्या है कि किसी इंसान को अगर बचाना हो लाइफ, तो आजकल टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए। तो टाइम जितना हो सके उतना कम में और जितना हो सके उतने स्पीड से हम चाहते हैं कि पेशेंट को हेल्प मिल जाए और उसकी जान बच जाए। सफल ट्रायल हुआ है? जी जी, आज का जो है सफल ट्रायल हुआ है। ऐसा ही बात देख सकते हैं, आपने आपको दिखाया भी था कि ड्रोन जो है वो पहुंच चुका है। और बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी दिल्ली बीजेपी दफ्तर में की सदस्यता। सीएम धामी प्रदेश प्रभारी भी रहे मौजूद। बड़ी खबर, उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी शामिल हो गए हैं।
दिल्ली बीजेपी दफ्तर में जाकर के सदस्यता ग्रहण करी है। बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। ये बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको बता रहे उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में सदस्यता ग्रहण करी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी भी वहां मौजूद रहे। ये बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका। राजेंद्र भंडारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में जो है यहां पर सदस्यता ग्रहण किए। तस्वीरें आप देख सकते हैं उनकी सदस्यता ग्रहण करवाते हुए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करते हुए। साथ ही प्रदेश प्रभारी मौके पर विप्लव देव आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बीजेपी में शामिल हुए राजेंद्र भंडारी। ये तस्वीरें जहां पर आज दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में इन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका अभिवादन स्वीकार किया, उन्हें गले में दुपट्टा पहनाकर जो है उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाई भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कार्यालय में। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर कांग्रेस को अब लोकसभा चुनाव से पहले एक और तगड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। राजेंद्र भंडारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर पे, जहां गंगोत्री के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी में असमंजस का माहौल नजर आ रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस स्वयं इस बात को स्वीकार कर रही है कि विधायक का कांग्रेस में कोई अस्तित्व नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि बहुत सारे लोग अपने भविष्य को देखते हुए निर्णय लेने का काम करते हैं और उन्हें इसका अधिकार भी है। देखिए, पतन की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोग अपने राजनीतिक भविष्य को देख करके निर्णय लेने का काम करते हैं। वो निर्णय लेने का अधिकार उन्हें है। अगर वो जो है क्या नाम भाजपा में अपने भविष्य को जो है संरक्षित समझ रहे हैं तो उन्होंने तदनुसार निर्णय लिया। लेकिन ये सही बात है कि हमारे गंगोत्री से जो विधायक थे विजयपाल सजवाण, वो हमारे बहुत वरिष्ठतम साथी थे, सहयोगी थे, और जब वो गए तो थोड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन कांग्रेस जो है पूरी मजबूती के साथ जो है 5 लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करे। तो कांग्रेस के लोग ही स्वीकार करने लग गए, उनके साथ कोई है ही बचा ही नहीं है। जितने उनके जनाधार वाले नेता थे वो हर दिन बीजेपी में अंदर आ रहे हैं, हम सबका स्वागत कर रहे हैं। अब है कौन टिहरी की राजनीति में कांग्रेस का कौन पूर्व विधायक, कौन पूर्व नेता रहेगा जो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएगा? यही स्थिति पौड़ी के अंदर होने वाली है, यही बागेश्वर और उधमसिंह अल्मोड़ा के अंदर होने वाली है। तो ये संकेत हम नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त होगी, ये कांग्रेस के ही वो नेता अब कहने लग गए हैं जो कभी कांग्रेस के खेवनहार हुआ करते थे। और चुनावी मौसम के बीच में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य दलों से भी जो है भारी संख्या में नेताओं का प्रवेश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते कांग्रेस को फिर से एक बार बड़ा झटका देते हुए गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। तो वहीं इसके साथ ही पुरोला से पूर्व विधायक मालचंद ने बीजेपी में घर वापसी की और इस दौरान उत्तरकाशी से कांग्रेस के कई स्थानीय नेताओं ने भी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी का दामन थामा, जिसके साथ ही कार्यालय में जय श्री राम के जय घोष जो है वो गुंजायमान रहे। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर सभी बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हमारा कुनबा बढ़ता जा रहा है और जैसा पहले दिन से कह रहा हूं कि दूसरे राजनीतिक दलों के अंदर ऐसे लोग जिनके मन भाव में ये बात आई है कि देश के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का समर्थन आवश्यक है, पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्य जो लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित पूर्व के जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता कई बार विधायक रहे उत्तरकाशी से श्री विजयपाल सिंह सजवाण जी ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ली है। इसके साथ साथ पूर्व विधायक हमारे मालचंद जी ने पार्टी की सत्ता ली है और नथीलाल साहब पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी जनपद के,
वो बीजेपी में आए। मैं तब नहीं गया जब 2017 में कांग्रेस का विभाजन हो रहा था बड़ी संख्या में, मैं तब नहीं गया। मुझे पदों का भी ऑफर था, सब था, लेकिन अब समय आ गया। क्योंकि कांग्रेस जिस ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए थी, जिस ढंग से कांग्रेस का संगठन एक फाइटर के रूप में होना चाहिए था, कार्य नहीं कर रहा था, और उससे आज सारे लोग आज कांग्रेस परिवार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। क्योंकि जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्व गुरु बनने का सपना है, जो उनके कुशल नेतृत्व में मोदी में पूरा भारत वर्ष हो रहा है, हमारे प्रदेश के यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके कुशल नेतृत्व में जो विकास का कार्य हो रहा है, और मैं माननीय श्री जो आज हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी मेरे पुराने साथी रहे, हम 2002 में एक विधायक के रूप में रहे। और वहीं श्रीनगर पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर से आ रही एक बाइक खंडराहा के समीप जो है अनियंत्रित होकर के रपट गई, जिससे कि बाइक में सवार 2 युवक घायल हो गए। श्रीनगर से पौड़ी आ रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अंकित नौटियाल और सेवा दल के कार्यकर्ता मनीष वाल्मीकि की नजर जब उन पर पड़ी तो उन्होंने 108 को कॉल किया, लेकिन 108 सेवा के न पहुंचने पर उन्होंने दोनों घायल लोगों को अपनी कार में बैठा करके जिला अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें पौड़ी से आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग उठ रही है। 2 बाइकों की जो है आपस में भिड़ंत हो गई है। अनियंत्रित होकर के एक बाइक चालक गिर गया जिससे कि 2 युवक घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर यह हादसा सड़क दुर्घटना हो गई और मौके पर लोगों की जो है भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। लोगों ने घायलों को उठाया और अस्पताल तक पहुंचाया, जिनका इलाज जो है किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जारी है। बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ अब बीजेपी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है। साथ ही उत्तराखंड की हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। अपने सीएम कार्यकाल के चौथे साल पूरा करने की दहलीज पर उन्हें पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से ही त्रिवेंद्र बीजेपी में मानो साइडलाइन चल रहे थे, लेकिन अब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार से लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से जो बातचीत की और मीडिया की बातों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इन 3 सालों के बीच में बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला और उन्होंने कहा कि भगवान राम ने वनवासियों के साथ अपना समय बिताया था और बिना वनवास के राम राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। मुझे इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं समझता हूं कि ये कालखंड ऐसा था कि एक आत्मनिरीक्षण भी होता है और समझने का भी मौका होता है। अगर राम राज्य की हमने कल्पना की है, हमारे देश में अगर राम राज्य की बात की गई है, तो भगवान राम ने 14 वर्षों तक जो वनवासियों के साथ वनों के बीच में, प्रकृति के बीच में जो कुछ सीखा, वो आज राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। तो मैं समझता हूं कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस दौरान और उसका अनुभव आने वाले समय में मैं दे सकूं। और उत्तराखंड सरकार की तरफ से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में अब उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी ट्रेनिंग देंगे। इसको लेकर के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड के मदरसों को मॉडल मदरसा बनाने के लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। बता दें कि इसके लिए प्रदेश के 4 मदरसों को चिन्हित भी किया गया है। देखिए, इन मॉडर्न मदरसों में हमने एक एजुकेशन कमेटी में कर्नल वीएस मलिक को जिम्मेदारी दी थी। कर्नल वीएस मलिक गोरखा रेजिमेंट को हेड कर चुके हैं। वो कई अलग अलग लाइंस के ऊपर विदेशों में भी फौज की जिम्मेदारी को संभाल चुके हैं और अभी फिलहाल उन्होंने अपनी 2 बेटियों को, ताशी और नोशी को, एवरेस्ट पे चढ़ने में भी वो सबके सामने उनका विषय आया था। उनका भी ये दिल है कि जो बेटियां हैं
मॉडर्न मदरहुड, उन बेटियों को भी हम ट्रेन करके कैसे देश के लिए, देश की फौज के लिए तैयार कर सकें। वहीं चारधाम यात्रा संचालित करने वाली संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने 177 व्हील बेस की बसों को पहाड़ पर संचालित करने का विरोध किया। इस संबंध में रविवार को संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष संजय शास्त्री और समिति से जुड़े पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया कि आचार संहिता लगने से ठीक एक दिन पहले पहाड़ पर 177 व्हील बेस की बसों को संचालित करने का जो है काम किया जा रहा है, जो कि सीधे 166 व्हील बेस की बसें संचालित करने वालों के हितों पर जो है कुठाराघात है, जिसे समिति बर्दाश्त नहीं करेगी। पहाड़ पर कई ऐसे सकड़े मार्ग हैं जहां पर 166 व्हील बेस की बसों को संचालित करना भी मुश्किल होता है। बता दें कि ऐसे में 177 व्हील बेस की जो बसें हैं, यदि अगर संचालित कर दी जाएगी तो उसका खामियाजा परिवहन व्यवसाय को उठाना पड़ेगा। यात्रा एकदम सर पे आ चुकी है और हम लोगों की बैठक भी हो चुकी है और सभी परिवहन संस्थाओं ने यह तय कर लिया है कि इस वर्ष जो है पिछली खामियों को दूर करके मजबूती से यात्रा रोटेशन चलाया जाए। इसमें परिवहन विभाग की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन गत वर्षों में देखा जाए कि उदासीन रवैया रहा परिवहन विभाग का और इस संस्था के प्रति ज्यादा उदासीन है। यहाँ के संस्थाओं जो और अन्य संस्थाएं जो यहाँ वर्ष भर चलाती हैं और वाहनों की व्यवस्था करती हैं, उनके प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए वो परिवहन विभाग में नहीं दिखाई जाती। तो इस वर्ष हम सब ने ये तय किया है। वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे। वहीं उत्तराखंड में सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं 4 जून को मतगणना की तारीख निर्धारित की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां जो है पूरी कर ली है। मतदान के लिए राज्य में कुल 11,729 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 83,71,207 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत ही आपने डिटेल में एक इंफॉर्मेशन दिया अपने सारे मीडिया के बंधु को। मैं इसमें इस करीब आगे जोड़ते हुए ये कहूँगा, सबसे पहले जो पोलिंग स्टेशन है हमारे पास वो 11,729 है और जो पोलिंग स्टेशन लोकेशंस है वो 8,779 है। तो इस पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की प्लानिंग की गई है पुलिस मुख्यालय के स्तर से और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की एक स्कीम बनाई गई है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस है उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो सिक्योरिटी फोर्स की जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान होगी वो उसको पब्लिक नहीं की जाएगी। तो उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बात कर पाऊंगा, सिर्फ मैं एक रफ ओवरव्यू आप लोगों को दूंगा। सभी जनपदों में जो दिव्यांग मतदाता होते हैं उनकी सूची समाज कल्याण विभाग के पास उपलब्ध होता है और इस कार्य के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। सर्वप्रथम हमारा कार्य यह होता है कि जितना भी दिव्यांग मतदाता है वो 18 ईयर से अबव है। अगर 18 साल से ऊपर के दिव्यांग मतदाता होते हैं तो उनको निर्वाचन नामावली में नाम शामिल करना जरूरी होता है। इस कार्रवाई के लिए जो हमारा स्पेशल समर रिवीजन का एक्टिविटी हुआ है उस समय में हम लोगों ने 79,000 PWD मतदाताओं को निर्वाचन नामावली में शामिल करवाया है। उसका जो दूसरा एक्टिविटी होता है निर्वाचन नामावली में वो होता है सक्षम ऐप के माध्यम से उनका निर्वाचन नामावली मार्किंग करवाना कि मैं दिव्यांग मतदाता हूं और मेरी ये श्रेणी है, तो उसकी मार्किंग की जाती है। जो हाउस टॉस वोटिंग का भी प्रक्रिया होता है उसमें ये व्यवस्था की गई है कि अनाउंसमेंट के बाद से लेकर मतलब आज से लेकर नामांकन के शुरुआत से 5 दिन तक इस अवधि में हम उनको जो है फॉर्म 12D उपलब्ध कराएंगे। तो ये जैसा आप सब लोग विदित है, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है, अल्मोड़ा, गढ़वाल, हरिद्वार, नैनीताल एवं टेहरी गढ़वाल। उसमें एक रिजर्व है, वो अल्मोड़ा की सीट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आप सब लोग अलग अलग फोरम्स में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल कितना मतदाता है। सो ये एज ऑन डेट मैं बता रहा हूँ क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तिथि तक ये बढ़ सकता है नंबर। एज ऑन डेट ये
83,21,207 वोटर्स है। और उसके बाद जो संख्या जो दिया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 85 प्लस वर्ष आयु का 65,177। ये क्यों 85 प्लस क्यों है? 85 प्लस इन लोगों के लिए, इन हमारे वृद्धजनों के लिए माननीय चुनाव आयोग ने एक फैसिलिटी दिया है कि ये लोग घर पे वोटिंग कर सकते हैं। अगर चुनाव बूथ जाने में उनको किसी टाइप की कठिनाई हो रही तो वो घर पे ही वोटिंग कर सकते हैं। इस टाइप का वोटर से लगभग 65,177। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में प्रथम चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा, जिसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान का कहना है कि चुनाव आयोग से मिले दिशा निर्देशों को लगातार धरातल पर उतारा जा रहा है। इसके साथ ही 24 से 48 घंटे के भीतर आचार संहिता के संबंध में जो भी काम किया जाना है उसे जल्द से जल्द करवाने हेतु सभी उप जिलाधिकारी को उनकी ओर से निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही धारा 144 भी प्रदेश भर में और साथ ही जनपद पौड़ी में भी लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मकसद है कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाना, जिसको लेकर पौड़ी जिले ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। हम लोगों ने एक इनोवेटिव आइडिया पे काम स्टार्ट कर दिया। उसमें द्वारा जो रीड को और एनआरएलएम के समूह और वन पंचायतों के माध्यम से कार्य करवाया जा रहा है। उसमें ये मुख्य बात है कि उनके द्वारा पाइन नट्स को कलेक्ट करवाया जाएगा और उसके वेरियस प्रोडक्ट्स बनाए जाने हैं, जिनमें 3 मेन प्रोडक्ट्स रहेंगे। ऑयल एक्सट्रैक्शन और नट्स के तौर पर उन्हें बेचा जाएगा। जो बचा हुआ ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद में बचा हुआ रेजिडुअल पार्ट होगा, उसको हम लोग किसी न किसी बेकरी आइटम प्रयोग में लाएंगे। तो इससे 2 महत्वपूर्ण फायदे होंगे। एक तो पर्यावरण संरक्षण में हमें जो मदद मिलेगी, वो एक फॉरेस्ट फायर के लिए पाइन कोन एक मेजर रीजन होता है, तो उस पर भी हमें मदद मिलने की पूरी आशा है। सिविल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी हो गई है, जिसे लेकर अल्मोड़ा जिले के निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि जनपद के सभी बूथों में पोलिंग पार्टियों के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बैनर पोस्टर को तत्काल हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही धारा 144 को भी प्रभावी रूप से लागू किया गया है। जनपद में मतदान बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही चुनाव बहिष्कार करने वाले क्षेत्रों के लिए मुख्य विकास अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। निर्वाचन ग्रुप की पूरी तैयारियां हैं। जैसे कि आज हम सब लोग कहते हैं कि लगभग 3 बजे भारत निर्वाचन आयोग ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घोषणा कर दी है निर्वाचन की। उसी के साथ साथ आदर्श आचार संहिता पूरे जनपद में और पूरे देश में प्रभावी हो गई है। जो इन्फोर्समेंट के लिए हमारे पास टीमें बनाई गई हैं, हमारी FST, SST, VST और जितनी हमारी अन्य टीमें रहती हैं, वो सभी को पूरी तरह से ट्रेनिंग किया गया है और सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं। धारा 144 के आदेश हम लोग निर्गत कर चुके हैं और उसका अनुपालन अब हमारे पास टीमों के द्वारा माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही हमारी जो अनाउंसमेंट के साथ साथ 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे की गाइडलाइंस होती हैं, जिसके अनुसार जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट के अंतर्गत या जो बैनर पोस्टर पॉलिटिकल पार्टी के लगाए जाते हैं उनको उतारा जाता है। खबर चंपावत से है, जहां जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें लोकसभा का शेड्यूल की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि अल्मोड़ा और चंपावत में चुनाव पहले चरण में 19 अप्रैल को होंगे और उसी क्रम में जनपद चंपावत में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान बिना अनुमति के किसी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार अवैध माना जाएगा। इसके अतिरिक्त 11 टीम गठित की गई है, जो कि ये सुनिश्चित करेगी कि अगले 24 घंटे में किसी भी सरकारी परिसंपत्ति में अगर चुनावी पोस्टर, बैनर और होर्डिंग लगे तो उसे हटाया जाएगा। जैसा कि सब लोग विदित हैं कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और लोकसभा का जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। हमारे वहां पे अल्मोड़ा लोकसभा अंतर्गत और जनपद चंपावत अंतर्गत चुनाव जो है वो पहले चरण में 19 अप्रैल को संपादित होने हैं। उसी के क्रम में आज जनपद चंपावत में समस्त जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है और इसमें प्रतिबंध ये रहेगा कि किसी भी प्रकार का चुनावी प्रचार प्रसार वगैरह बिना अनुमति के जो है वो अवैध माना जाएगा।
इसके अतिरिक्त मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पूरे जनपद में 11 टीम्स गठित की गई हैं, जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि अगले 24 घंटे में किसी भी सरकारी परिसंपत्ति में यदि किसी प्रकार की चुनावी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि लगे हैं तो उनको हटाया जाएगा। उसके अगले 24 घंटे में निजी संपत्तियों में भी इस प्रकार के बैनर्स, होर्डिंग्स अगर हटाए जाएंगे। उत्तराखंड का खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I